हेलो गाइस, वेलकम टू इंग्लिश एजुकेशन। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 की फ्लैमिंगो बुक का सेकंड चैप्टर। यहाँ पर हम शॉर्ट क्वेश्चन आंसर ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं 2 वीडियोस में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा। साथ ही अगर आपने समरी को नहीं पढ़ा है तो समरी के वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलने वाला है। अगर आप समरी पहले अच्छे से पढ़ते हैं तो आपको चैप्टर को समझना बहुत ईजी हो जाता है। और मैं चैप्टर को और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको बता देती हूँ कि हम अगर एजुकेशन और टाइम का सही से यूज़ करते हैं तो हम सक्सेस ज़रूर होते हैं। और हमें टाइम को यूटिलाइज करना है, एजुकेशन को सही से यूटिलाइज करना है और हमें अपना गोल अचीव करना है। तो चलिए, टाइम को वेस्ट किए बिना हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। यहाँ पर आज हम करने वाले हैं लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। उनकी वर्ड लिमिटेशन है 100 to 150 वर्ड्स। What are the dreams of the poor like Saib Alam and Mukesh? Could these be realized? What is the reality of the situation? सबसे पहले पूछा गया है कि क्या ड्रीम थे, क्या ड्रीम है ऐसे बच्चों के जैसे कि साहिब आलम है, मुकेश है जो गरीबी में रहते हैं, और क्या वो इसे महसूस कर पाते हैं, और क्या वास्तविकता है इस सिचुएशन की, ये सिचुएशन होने की क्या वास्तविकता है। तो चलिए जानते हैं। पुअर रैग पिकर लाइक साहिब आलम स्पेंड द अर्ली ईयर्स इन their lives looking for gold in the garbage dump। तो सबसे पहली बात तो यही है कि ऐसी सिचुएशन क्यों है, क्योंकि जो पुअर रैग पिकर्स होते हैं, कूड़ा बीनने वाले होते हैं, जैसे कि साहिब आलम था, वो अपने जीवन का जो अर्ली टाइम होता है, जैसे कि उनकी एज होती है पढ़ने की, वो बेचारे इस कूड़े के ढेर में गोल्ड को ढूंढते रहते हैं। The parents of these street children have no fixed income। अब ये जो बच्चे हैं, स्ट्रीट चिल्ड्रन हैं, उनके पेरेंट्स की एक फिक्स्ड इनकम नहीं होती है। यानी कि ऐसा नहीं है कि उन्हें पर मंथ इतना मनी मिलने वाला है, ऐसा कुछ नहीं होता है। द वेज वॉर अगेंस्ट पॉवर्टी एंड हंगर। वो हमेशा लड़ते रहते हैं कमाने के लिए। अब पॉवर्टी के विरुद्ध वो लड़ते रहते हैं, हंगर के सामने वो खड़े होकर लड़ते रहते हैं। दे हैव नो ड्रीम एक्सेप्ट फाइंडिंग द मीन ऑफ सर्वाइवल। उनके सामने उनके और कोई ड्रीम होते ही नहीं है और सपने होते ही नहीं है। बस उन्हें क्या करना है, सर्वाइवल करना है, किसी तरह से उन्हें जीवित रहना है। गार्बेज टू दैम इज गोल्ड। उनके लिए गार्बेज क्या है, गोल्ड के समान है। इट इज़ द सोर्स ऑफ दियर डेली ब्रेड एंड प्रोवाइड्स अ रूफ ओवर दियर हेड। अब वो जो गार्बेज है वो उनके लिए क्या है, उन्हें प्रोवाइड करता है हर रोज़ जो उन्हें खाने के लिए चाहिए, डेली ब्रेड, और उन्हें रहने के लिए जो एक छत चाहिए वो प्रोवाइड करता है। ही एंड्स अप एज अ सर्वेंट एट ए टी स्टॉल एंड लॉसेस हिज फ्रीडम। अब एट लास्ट क्या होता है, जो साहिब आलम होता है वो क्या करते हैं, एक टी स्टॉल पर जॉब करने लगता है। क्यों? क्योंकि उसे एक परमानेंट इनकम हो जाती है, थोड़ा धन वो कमाने लग जाता है, बट उसकी जो फ्रीडम थी वो खो जाती है, छिन जाती है उससे। मुकेश, अब मुकेश के बारे में बताया गया है यहाँ, तो साहिब आलम के बारे में बात की गई थी, क्यों उनकी कंडीशन इस तरह की थी। मुकेश द सन ऑफ ए पुअर बैंगल मेकर ऑफ फिरोज़ाबाद। मुकेश फिरोज़ाबाद के एक बैंगल मेकर का बेटा था। हैज़ ए ड्रीम ऑफ बिकमिंग ए मोटर मैकेनिक। और उसका क्या ड्रीम था कि वो एक मोटर मैकेनिक बने। ही वांट्स टू लर्न टू ड्राइव ए कार। वो क्या चाहता था, कार को चलाना चाहता था, वो सीखना चाहता था कि कार को कैसे चलाया जाता है। ही थिंक्स टू जॉइनिंग अ गैराज टू फुलफिल हिज ड्रीम। तो उसने गैरेज को भी ज्वाइन कर लिया अपनी नीड को पूरा करने के लिए। ही नो दैट द गैराज इज़ फार अवे। वो जानता था कि गैराज दूर है, यट ही डिसाइडेड टू वॉक। फिर भी उसने क्या निश्चय किया कि चलो वो पैदल चलकर ही वहाँ पर चला जाएगा। ही रियलाइज द रियलिटी एंड हिज विलिंग टू ओवरकम द ऑब्स्टिकल। ऑब्स्टिकल मीन्स होता है बाधाएं, यानी कि रुकावट आप कह सकते हैं। तो उसे रियलाइज होता है कि वास्तविकता क्या है, क्या चीज़ें हैं ऐसी जो उसकी विलिंग को, उसकी जो मन की इच्छा है उसको रोक रही हैं। ही इज डेयरिंग टू राइज एंड डिसीजन टू गेट फ्रीडम फ्रॉम द ट्रैप लेड बाय द विकियस मनी लैंडर्स एंड मिडल मैन अराउज अ सेंस ऑफ होप। तो वो क्या करता है,
वो जान जाता है कि वास्तविकता क्या है और क्या बाधाएं हैं। इसीलिए वो क्या डिसीजन लेता है कि मुझे जो है इन सब से छुटकारा पाना है। किन से? जो मनी लेंडर्स हैं, जिनके जाल में वो फंसे हुए हैं, जो बिचौलिए हैं, जिनके जाल में वो फंसे हुए हैं, जो हमें झूठी आशा देती हैं, उनके जाल से हमें किसी भी तरह निकलना है। और वो डेयरिंग करता है, वहाँ से निकलने की कोशिश भी करता है। द रियलिटी ऑफ द सिचुएशन इज दैट दे रिमेन डिप्राइव्ड ऑफ एजुकेशन, प्रॉपर फूड एंड ब्रिंगिंग अप। अब जो वास्तविकता क्या है उस सिचुएशन की, उनकी स्थिति मतलब इस तरह की क्यों है, उसकी वास्तविकता ये है कि वो जो है उन्हें दूर रखा जाता है एजुकेशन से, उन्हें एजुकेशन नहीं मिल पाती है, सही से खाना नहीं मिल पाता, उनका पालन पोषण सही से नहीं हो पाता है। ये सारी सिचुएशन है जिसकी वजह से वो सही से ऊपर नहीं उठ पाते हैं, सही से अपनी जीविका नहीं कमा पाते हैं। दे हैव टू लिव अ लाइफ ऑफ ग्राइंडिंग पॉवर्टी एंड एक्सप्लॉयटेशन। और इस तरह से उनका जो जीवन है वो क्या हो जाता है, गरीबी में पिसता रहता है, और वो इस तरह से ही बेचारे रहते हैं। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है फिरोजाबाद के बारे में। फिरोजाबाद प्रेजेंट ए स्ट्रेंज पैराडॉक्स। Contrast the beauty of the glass bangles of Firozabad with the misery of the people who produce them। तो यहाँ पर हमें बताना है कि वो जो बैंगल्स बनती हैं उनकी ब्यूटी के बारे में बताना है, और क्या बताना है, वो जो लोग उन बैंगल्स को बनाते हैं उनकी जो दशा है वो किस तरह की है, वो दयनीय किस तरह से है, किस तरह से वो रहते हैं। फिरोजाबाद, द सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री, इज़ फेमस फॉर इट्स बैंगल। अब जो फिरोजाबाद है वो इंडिया का ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री के नाम से जाना जाता है, उसका केंद्र है वो। और किस लिए फेमस है? अपनी बैंगल्स के लिए फेमस है। स्पाइरल्स ऑफ बैंगल्स, स्पाइरल मतलब घुमावदार, आपने देखा होगा कि कई चूड़ियाँ घुमावदार होती हैं, उन्हें ऐसे ही इकट्ठे हाथ में डाल लिया जाता है। Of bangles of various color can be seen lying in mound in yard or piled on four-wheeled push cart। अब वो सारी चूड़ियाँ जो हैं, बहुत सारे कलर की जो चूड़ियाँ हैं वो उनके आंगन में, यार्ड मीन्स होता है आंगन, माउंड मीन्स होता है ढेर, आंगन में ढेर सारी पड़ी रहती है, ढेर लगा रहता है। या फिर कहाँ पर रहती हैं? जो हाथ से पुश करने वाली कार्ट होती है उसके ऊपर ढेर लगा रहता है। दीज बैंगल्स हैव शाइनिंग ब्राइट कलर, और ये जो बैंगल्स हैं इनके बहुत ही शाइनी ब्राइटी कलर हैं। जैसे कि कलर के यहाँ पर नाम बताए गए हैं, सनी गोल्ड, पैडी ग्रीन, रॉयल ब्लू, पिंक, पर्पल। इनफैक्ट एवरी कलर बोर्न आउट ऑफ द 7 कलर ऑफ रेनबो। मतलब इस तरह से प्रतीत होता है कि वो सभी कलर कहाँ से लिए गए हैं? रेनबो से लिए गए हैं। द बैंगल मेकर लीड अ मिजरेबल लाइफ। लेकिन ये जो बैंगल मेकर हैं इनका जीवन कैसा है? बहुत दुख भरा है इनका जीवन। दे नो नो अदर वर्क देन बैंगल मेकिंग। और वो तो बेचारे इस बैंगल मेकिंग के अलावा और किसी काम को जानते भी नहीं हैं। दे हैव नाइदर क्रेज नॉर मनी टू स्टार्ट अनदर ट्रेड और जॉब। और ना ही उनके अंदर साहस है, ना ही उनके पास मनी है कि वो और किसी बिजनेस को अपना सकें या फिर किसी और जॉब को कर सकें। दे हैव स्पेंट जनरेशंस इन क्लचेस ऑफ मिडल मैन। क्लचेस मीन्स होता है चंगुल। एंड मनी लेंडर्स, वो अपना जीवन ऐसे ही बिता देते हैं, उनकी जनरेशन जो है, उनकी जो पीढ़ियां हैं वो ऐसे बिता देती हैं कि वो मिडल मैन, वो जो बिचौलिए होते हैं या वो जो मनी लेंडर होते हैं उनके चंगुल में फंसे रहते हैं वो। एक्सट्रीम पॉवर्टी फोर्सेस दैम टू रिमेन हंग्री एंड यट वर्क ऑल डे। अब ये जो इस तरह की गरीबी है, बहुत ज़्यादा जो गरीबी होती है वो उन्हें फोर्स करती है भूखा रहने पर और पूरा दिन काम करने पर। द एल्डरली वुमेन हु वर्क विद सविता। अब वहाँ पर एक एल्डरली वुमेन है, यानी कि थोड़ी एज की ज़्यादा है वो वुमेन, वो किसके साथ काम करती है? सविता के साथ काम करती है। हैज़ नॉट इंजॉय इवन वन फुल मील इन हर एंटायर लाइफ टाइम। वो अपने पूरे लाइफ टाइम में एक वक्त का खाना भी सही से नहीं जुटा पाती है। हर हस्बैंड हैज़ मेड अ हाउस फॉर द फैमिली टू लिव। उसके हस्बैंड क्या करते हैं? वो एक घर बना पाए हैं अपनी परिवार के लिए जिससे कि वो उसमें रह सकें। ही हैज़ अचीव्ड व्हाट मैनी हैव फेल्ड
इन दियर लाइफ टाइम। कम से कम उन्होंने वो चीज़ अचीव की इस घर को बनाकर, जो एक इंसान होता है वो पूरे जीवन में एक अच्छे सा घर नहीं बना पाता। अच्छे का मतलब ये नहीं है कि बड़ी सी बिल्डिंग हो, ये हो, बस जिसमें वो सुख शांति से रह सके, इस तरह का। मुकेश फादर हैज़ फेल्ड टू रिनोवेट अ हाउस और सेंड हिज टू सन टू स्कूल। मुकेश के पिता जो हैं वो फेल हो जाते हैं अपने घर को रिनोवेट करने में और अपने दोनों बेटों को स्कूल भेजने में। यंग बॉय आर एज टायर्ड एज दियर फादर, दियर वर्क एट हॉट फर्नेस मेक दैम ब्लाइंड प्रीमेच्योरली। अब वो भी बेचारे थक चुके हैं, जो लड़के हैं, छोटे लड़के हैं, वो भी अपने पिता की तरह काम करते हैं और वो जो है उस फर्नेस के उन भट्टियों के सामने, वो जो गर्म भट्टियां हैं उनके सामने काम करते हैं और जिसके कारण वो ब्लाइंड हो जाते हैं, कम उम्र में ही वो ब्लाइंड हो जाते हैं। अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैग पिकिंग। अब सीमापुरी में रहने का मतलब क्या है? रैग पिकिंग है। गार्बेज टू दैम इज गोल्ड, और गार्बेज क्या है? उनके लिए गोल्ड है। फॉर द चिल्ड्रन इट गार्बेज इज रैप्ड इन वंडर, बच्चों के लिए तो क्या है? ये एक वंडर है। फॉर द एल्डर इट इज़ अ मीन ऑफ सर्वाइवल, लेकिन जहाँ उनके पेरेंट्स की बात है तो वो उनके जीवन जीने का एक जरिया है। इन द लाइट ऑफ द अबव रिमार्क, ये जो ऊपर रिमार्क दिए गए हैं, राइट एन अकाउंट ऑफ द लाइफ एंड एक्टिविटीज ऑफ द रैग पिकर्स सेटल इन द सीमापुरी। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए हमें एक रिमार्क देना है, हमें बताना है कि ये कहाँ तक सही है, उनका जीवन के बारे में हमें बताना, उनकी एक्टिविटीज़ के बारे में बताना है। सीमापुरी इज अ प्लेस ऑन द पेरीफेरी ऑफ दिल्ली। पेरीफेरी मीन्स होता है उपनगर। अब जो सीमापुरी है वो एक ऐसी जगह है जो दिल्ली का एक उपनगर है, यानी कि शहर के थोड़े बाहर बसा हुआ है। येट माइल्स अवे फ्रॉम इट, मेटाफोरिकली कह सकते हैं कि ये मीलों दूरी पर है, थोड़ा बाहरी इलाकों में है। स्क्वैटर्स, स्क्वैटर मीन्स होता है अवैध निवासी, यानी कि जो अवैध तरीके से वहाँ पर रहते हैं। हु केम फ्रॉम बांग्लादेश वे बैक इन 1971 लिव हेयर, और वो वहाँ पर रह रहे हैं। वो वहाँ से कहाँ से आए थे? बांग्लादेश से आए थे। कब? 1971 में वो वहाँ पर रहते हैं। साहिब्स फैमिली इज़ वन ऑफ दैम, और साहिब का परिवार भी उनमें से ही एक है। तो देखिए हमने जाना कि सीमापुरी एक ऐसी जगह है जो दिल्ली के बाहरी इलाकों में है, कई मील दूर है, और वहाँ पर जो स्क्वैटर्स यानी कि वहाँ पर जो लोग रहते हैं वो अवैध तरीके से वहाँ पर रहते हैं, और वो 1971 में वहाँ पर आए थे, और साहिब का परिवार भी उनमें से एक ही है। सीमापुरी वाज देन अ वाइल्डरनेस आप कह सकते हैं उजाड़, जहाँ पर कोई नहीं रहता है। मतलब पहले वो एक ऐसी जगह थी जहाँ पर कोई नहीं रहता था, बिल्कुल उजाड़ था वहाँ पर। इट इज स्टिल इज़, वो अभी भी ऐसा ही है कि वहाँ पर मार्केट नहीं है, ये सारी चीज़ें नहीं हैं। बट इट इज़ नो लॉन्गर एम्प्टी, लेकिन अब वो खाली नहीं है, बस फ़र्क इतना है। नियरली 10,000 रैग पिकर्स लिव देयर इन स्ट्रक्चर ऑफ मड विद रूफ एंड टिन एंड ट्रेपोलिन मीन्स होता है तिरपाल आप कह सकती हैं। तो वहाँ पर 10,000 के लगभग रैग पिकर्स रहते हैं, और उनका जो घर बना हुआ है उसकी स्ट्रक्चर है मड की, यानी कि कच्ची मिट्टी से उनके घर बने हुए हैं। जो उनकी छत है वो टिन से बनी हुई है और तिरपाल से बनी हुई है। दीज सेंथीज मीन्स होता है झुग्गियाँ। सेंथीज मीन्स होता है झुग्गियाँ। दीज सेंथीज आर अवॉइड टू सेवेज, मतलब वहाँ पर कोई भी निकासी नहीं है, वहाँ पर सेवेज नहीं होते हैं, वहाँ पर टॉयलेट की कोई सुविधा नहीं है, ड्रेनेज वहाँ पर नालियों की कोई सुविधा नहीं है, और रनिंग वाटर की भी वहाँ पर कोई सुविधा नहीं है। फिर भी ये लोग वहाँ पर झुग्गी झोपड़ी बनाकर रहते हैं। दीज पीपल हैव लिव्ड देयर फॉर मोर देन 30 ईयर्स विदाउट एन आइडेंटिटी और परमिट, वो लोग वहाँ पर रहते हैं बिना किसी परमिशन के, बिना किसी पहचान के। कब से? मोर देन 30 ईयर्स, 30 सालों से भी ज़्यादा समय से वो लोग वहाँ पर बिना किसी पहचान और बिना किसी परमिट के रहते हैं। दे हैव गोट राशन कार्ड,
अब देखिए यहाँ पॉलिटिशियन की कितनी बड़ी चाल है कि उन्हें राशन कार्ड तो दे दिया गया है, हालांकि ड्रेनेज की और किसी चीज़ की कोई सुविधा नहीं है, वाटर की, उन्हें राशन कार्ड दे दिया गया है, दैट अनेबल दैम टू बाई ग्रेन्स एंड गेट दियर नेम ऑन वोटर लिस्ट। वोटर लिस्ट में उनका नाम ऐड करने के लिए पॉलिटिशियन ने क्या किया, उनके राशन कार्ड बना दिए गए, जिससे उन्हें ग्रेन्स मिलने लगा, यानी कि जो उन्हें राशन मिलता है उस पर वो राशन मिलने लगा और उनका नाम जो है वोटर लिस्ट में जोड़ दिया गया। फॉर दैम फूड इज़ इम्पोर्टेंट फॉर सर्वाइवल दैन एन आइडेंटिटी। तो देखिए उनके लिए सर्वाइवल के लिए वो जो फूड है उन्हें मिलता है, उन्हें पहचान से ज़्यादा वो ज़रूरी है, वो ज़रूर मिलना चाहिए उन्हें। द वुमेन पुट ऑन टैटर्ड साड़ीज। अब जो औरतें हैं उनकी साड़ी बिल्कुल फटी हुई है। दे लेफ्ट दियर फील्ड एज दे गेव दैम नो ग्रीन। मतलब उनके जो फील्ड हैं वो लेफ्ट हो गए हैं, उन्होंने वो छोड़ दिए हैं क्योंकि वहाँ पर खेती बाड़ी सही से नहीं हो पाती थी। दे पिच दियर टेंट वेयर एवर दे फाइंड फूड। अब वो अपने जो उनके जो टेंट होते हैं वो वहीं पे उन्हें लगा लेते हैं जहाँ पर उन्हें खाने पीने के लिए कुछ मिल जाता है। रैग पिकिंग इज द सोल मीन्स ऑफ दियर सर्वाइवल। रैग पिकिंग उनके लिए क्या है कि उनका जो है सर्वाइवल, उनका जो है जीवन यापन हो जाता है। गार्बेज हैज़ एक्वायर्ड द प्रोपोर्शन ऑफ अ फाइन आर्ट फॉर दैम। गार्बेज टू दैम इज गोल्ड। अब ये जो गार्बेज पिक करना है ये उनके लिए एक फाइन आर्ट है और जो गार्बेज है वो उनके लिए गोल्ड है। इट प्रोवाइड्स दैम दियर डेली ब्रेड एंड अ रूफ ओवर द हेड। अब इस रैग पिकिंग से उन्हें डेली की ब्रेड यानी कि उन्हें खाने पीने के लिए चीज़ें मिल जाती है और रहने के लिए उन्हें एक छत मिल जाती है उनके सिर के ऊपर। मोस्ट ऑफ द बेयरफुट rag picker roam the street early in the morning and finish their activities by the noon। अब बहुत सारे नंगे पैर रैग पिकर्स वहाँ पर आते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं वो सुबह मॉर्निंग में दिखाई देते हैं और दोपहर तक वो अपना काम फिनिश कर लेते हैं। दे सीम टू कैरी अ प्लास्टिक बैग लाइटली ओवर दियर शोल्डर। मतलब बहुत हल्के से बैग जो हैं प्लास्टिक के उनके कंधों पर वो ले जाते हुए दिखते हैं। They are clothed in discolored shirt and short are denied the opportunity of schooling। तो उनके जो कपड़ों की बात की जा रही है, उनके जो शर्ट होते हैं और शॉर्ट्स होते हैं वो डिसकलर होते हैं, यानी कि भद्दे रंग के होते हैं और वो जो है उन्हें जो अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, स्कूल जाने का मौका मिलना चाहिए, वो उन्हें नहीं मिलता है। क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ पर, कंपेयर द कंट्रास्ट द टू फैमिलीज ऑफ बेंगल सेलर portrayed in Lost Spring। comment on the role of individual and in highlighting the issue raised by the author। तो दो फैमिली के बारे में हमें बताना है, कंपेयर करना है। जो बेंगल सेलर थे उन्हें चित्रित किया गया है, जिनको चित्रित किया गया है लॉस्ट स्प्रिंग में, यानी कि लॉस्ट स्प्रिंग चैप्टर में जो दो फैमिली को बताया गया है उनके बीच हमें कंपैरिजन करना है और हमें बताना है कि यहाँ पर ऑथर ने क्या इशू हाईलाइट किया है। वन ऑफ द फैमिली इज दैट ऑफ मुकेश। उनमें से एक परिवार किसका था? मुकेश का परिवार था। इट कॉम्प्राइजेज 3 मेल्स एंड 2 फीमेल्स। उसमें कौन कौन थे? उसमें 3 तो मेल थे और 2 फीमेल थी। मुकेश हिज ब्रदर, मुकेश है उसका ब्रदर है। दियर फादर, तो ये तीनों तो मेल हो गए। दियर ग्रैंड मदर एंड द वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर ब्रदर। अब मुकेश की ग्रैंड मदर है और उसके बड़े भाई की वाइफ है, तो ये उसका परिवार है। द ग्रैंड मदर हैड वॉच्ड हर हस्बैंड गो ब्लाइंड विद द डस्ट फ्रॉम पॉलिशिंग द ग्लास ऑफ बेंगल। अब उसकी जो ग्रैंड मदर है उन्होंने अपने हस्बैंड को ब्लाइंड होते हुए देखा है, जब वो किसकी डस्ट से, वो जो पॉलिशिंग ग्लास की पॉलिशिंग करते थे उसकी डस्ट से उन्होंने अपने हस्बैंड को ब्लाइंड होते हुए देखा है। मुकेश फादर इज अ पुअर ओल्ड बेंगल मेकर। मुकेश के पिता एक बूढ़े बेंगल मेकर हैं और वो बेचारे बड़े गरीब हैं। हु हैज़ फेल्ड टू रिनोवेट अ हाउस।
जो फेल हुए हैं अपने घर को रिनोवेट करने में और अपने दोनों बेटों को स्कूल भेजने में। मुकेश एंड हिज ब्रदर मेक बैंगल। अब वो दोनों भाई भी, मुकेश और उसका भाई, दोनों बैंगल मेकिंग का काम करते हैं। द वाइफ ऑफ मुकेश ब्रदर इज अ ट्रेडिशनल डॉटर इन लॉ हु फॉलोज द कस्टम एंड कुक फूड फॉर द फैमिली। अब मुकेश की के ब्रदर की जो वाइफ है वो एक परंपरागत बहू है, यानी कि वो सभी परंपराओं को जानती है और वो फॉलो करती है। सभी जो रीति रिवाज होते हैं ना, अपनाए जाते हैं उनके फैमिली में, उन सभी को फॉलो करती है और खाना बनाती है अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए। द ग्रैंड मदर बिलीव्स इन डेस्टिनी एंड कास्ट। उनकी जो ग्रैंड मदर है वो भाग्य में और उस जाति में विश्वास रखती है। ओनली मुकेश सो some sparks of fighting the system and declares that he want to be a motor mechanic। केवल उस फैमिली में मुकेश है जिसके अंदर लड़ाई की चिंगारी दिखाई देती है और उसने डिक्लेयर किया है कि वो क्या चाहता है, वो एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। तो यहाँ पर तो मुकेश की फैमिली की बात हुई है। आपको ऊपर क्वेश्चन में बताया गया था कि हमें दो परिवारों के बीच कंपैरिजन करना है और यहाँ पर दूसरी बात है। अब देखिए सविता, the elderly woman and her old bearded husband from the other family। अब एक और दूसरे परिवार की बात की जा रही है। इसमें एक एल्डरली वुमेन है और उसका ओल्ड हस्बैंड है जिसके मुंह पर एक लंबी सी दाढ़ी है। यंग एंड इनोसेंट सविता, यंग और इनोसेंट सविता है, यानी कि मुकेश और सविता की फैमिली के बारे में बात की जा रही है। यंग एंड इनोसेंट सविता वर्क मैकेनिकली, और जो सविता है वो मैकेनिकली यानी कि एक मशीन की तरह काम करती है। द एल्डरली वुमेन हाईलाइट द plight of bangle maker who failed to enjoy even one full meal during the entire लाइफ टाइम। यहाँ पर जो एल्डरली वुमेन है वो क्या हाईलाइट करती है, वो अपनी वेदना को बताती है कि जो बैंगल मेकर है वो किस तरह से पूरा जीवन एक टाइम का खाना भी सही से नहीं जुटा पाते हैं। द ओल्ड मैन हैज़ एन अचीवमेंट टू हिज क्रेडिट। बस वो जो ओल्ड मैन है उसने क्या काम किया है, उसने अपने घर के लिए, अपने फैमिली मेम्बर के लिए एक घर बना दिया है। He has a roof over his head। उनके सिर के ऊपर क्या है, एक छत है। The lifestyle problem and economic condition of the two families are similar। अब जो लाइफ स्टाइल है या प्रॉब्लम है या जो आर्थिक स्थिति है दोनों परिवार की वैसे तो सेम ही है। There are only difference to degree but not kind of their existence and response to life's problem। यहाँ पर उनमें क्या डिफरेंस है, बस एक डिग्री का डिफरेंस है। और यानी कि वहाँ पर फैमिली मेंबर की बात की जा रही है, बस एक डिग्री का डिफरेंस है, लेकिन जिस तरह से वो जीवन जीते हैं और जो प्रॉब्लम्स हैं वो दोनों की ही सेम है, यानी कि दोनों परिवार एक जैसी ही कंडीशन में जी रहे हैं। तो यहाँ पर आज आपका चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है। यहाँ आपने चैप्टर की समरी को भी रीड कर लिया है, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन को भी हमने अपने चैनल पर पूरी तरह से पढ़ लिया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर करेंगे। अगर आप न्यू विजिटर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय।